सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 2 को पढ़ने जा रहे हैं। आशा है कि सभी बच्चे इस पाठ को बड़े आनंद के साथ पढ़ेंगे और इस पाठ से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाठ का नाम है फसलों का त्योहार। ये फसलों के त्योहार। बच्चों, हमारा देश भारत है और भारत में हर राज्य की अपनी अपनी संस्कृति होती है। यहाँ न जाने कितने त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि फसलों के समय जब फसलें पककर तैयार हो जाती हैं तो उस समय कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। तो आइए वो कौन से त्योहार होते हैं बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम उन त्योहारों को पढ़ेंगे या उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं पाठ पढ़ने जा रहा हूँ। सभी बच्चे पाठ को बड़े ही आनंद के साथ ग्रहण करेंगे। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी बच्चों, ये एक अंगीठी होती है। इसमें कोयला या सूखी लकड़ी डालकर आग जलाई जाती है और उस आग को हम तापते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बच्चों, जब सर्दी होती है ना तो कपकपी हो जाती है। मन नहीं करता कि हम गर्म कपड़े से बाहर निकले। आपका भी होता होगा। बिल्कुल, बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। बच्चों, ये आसपास होने वाली घटनाएं हैं कि कहीं पे पानी गिर रहा है, कहीं पे कोई आवाज़ लगा रहा है। हाँ, यहाँ पे एक शब्द है हाँ। इसका मतलब होता है किसी को आवाज़ लगाना, किसी को बुलाना। ये एक ग्रामीण भाषा है। इसमें कहा गया है कि जाकर देख तू कि वो केले के पत्ते को लाया या नहीं। आज ये लोग कि उठी कि नहीं का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। बच्चों, पहले लोग, ये वृद्ध लोग धोती पहनते हैं वो धोती सूती होती है। मांड अगर मैं आपको बताऊं तो ये चावलों के पानी का बना होता है, चावल का पानी कह लीजिए, और उसमें धोती को डुबा करके तैयार किया जाता है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखी, न सारा दिन कनकना देता। बच्चों, खिचड़ी, यहाँ पर खिचड़ी खाने की खिचड़ी का मतलब नहीं। यहाँ पर खिचड़ी किसी त्योहार को बताया गया है। खिचड़ी की उपमा किसी त्योहार से की गई है और कहा जा रहा है कि खिचड़ी के समय हमने इतनी ठंड पहले कभी नहीं देखी जितनी इतने इस बार हो रही है। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। बच्चों, जब वृद्ध हो जाते हैं तो बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसे ही बाल दादी अम्मा के हैं। उन्होंने आज अपने बालों को धोआ और बाल ऐसे चकाचक चमक रहे हैं जिससे रुई चमकती है।
गौर से देखने पर एक भी काला बाल नजर नहीं आता। किनके सिर में? दादी के सिर में। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे और जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। प्यारे बच्चों, जब हमारे घर में कोई त्यौहार मनाया जाता है तो हमें भी इस तरह के रीति रिवाजों को करना पड़ता है। इसी तरह के ये रीति रिवाज हमें इस पाठ में पढ़ने को मिल रहे हैं कि कैसे केले के पत्ते पर कुछ चावल और साथ में गुड़ इकट्ठा रख करके उसको बाद में प्रणाम करने के बाद दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। कैसे फंसी? पढ़ते हैं आगे। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। बच्चों, आप भी ऐसा ही करते हैं। आप भी जब घर में कुछ आपकी नापसंद चीज़ें बन जाती हैं तो आप भी नाक मुंह सिकोड़ते हैं, लेकिन क्या करें, मम्मी की डांट होती है और खाना पड़ता है। तो ऐसे ही अप्पी के साथ हुआ। उसकी आज नापसंद चीज़ें बनी, पर क्या करें, खाना पड़ेगा जो चीज़ें घर में आज बनाई हैं। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। बच्चों, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि आज खिचड़ी जो है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर खिचड़ी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि खिचड़ी किसी खाने की वस्तु को नहीं अपितु किसी त्यौहार को बताया गया है। और वो त्यौहार कौन सा होता है बच्चों? आगे पाठ में पढ़कर हम उस त्यौहार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद कहा कि गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। प्यारे बच्चों, गया ये बिहार राज्य में एक स्थान है। वहाँ से तिल और गुड़ चीनी के तिलकुट आए और सभी ने उनको बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ती हुई पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था ना। इधर हम पतंग उड़ाते और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते। प्यारे बच्चों, ये लड़की अपने समय की बात बता रही है कि किस तरह स्कूल विद्यालय में जब वो खेलते कूदते थे तो उनके टीचर्स और कुछ लोग बड़े साथ में मिलकर खिचड़ी बनाते थे। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है। घर में जब आपकी मनपसंद चीज़ें बनती हैं तो आप भी बड़े ही खुश होते हैं। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। मेरे बच्चों, सुस्ताने का मतलब होता है आराम करना या किसी को आराम देना। तो वो लोग भी अपनी पतंगों को रख देते थे, खुद भी सुस्ताते थे और पतंगों को भी सुस्ताने का मौका मिलता था। और उसके बाद वो भी उन बड़े लोगों के साथ मटर और प्याज छीलने बैठ जाते और उनकी सहायता करवाते। आप भी ऐसे ही घर में करते हैं। जब आपकी छुट्टी होती है, अवकाश होता है बच्चों, आप भी अपनी मम्मी की सहायता करवाते हैं घर के कार्य में। इसी तरह वो बच्चे भी करवा रहे हैं। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है, ये खुशियों का त्यौहार है।
जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। बच्चों, पाला जानते हैं आप? पाला जब ज़्यादा से ज़्यादा ठंड पड़ती है तो रात में जब ओस पड़ने लगती है तो वो सर्दी के कारण जम जाती है, और सुबह को जब हम उसे देखते हैं तो घास पर, पेड़ पौधों पर वो बर्फ़ की भांति हमें दिखती है। बच्चों, इसे ही पाला कहते हैं। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि अब पाला कम हो गया है। धूप छटेगी, धूप खिलेगी और गर्मी बढ़ेगी, और साथ में जो फसलें हमारे खेत में खड़ी होती हैं वो भी पक जाएंगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। बच्चों, यहाँ पर हमने जाना कि कैसे फसलों के समय किस किस प्रांत में, किस किस राज्य में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। बच्चों, त्यौहार सभी एक हैं, लेकिन सभी राज्यों की अलग संस्कृति होने से, उनकी अलग अलग भाषा होने से उनका अलग अलग नाम पड़ गया है। तो आशा है कि आप सभी बच्चे इन त्योहारों के बारे में भली भांति प्रकार से जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। बच्चों, झारखंड राज्य में फसल के त्यौहार को हम सरहुल का नाम देते हैं और ये पूरी 4 दिन तक चलता है। कितनी अच्छी बात है, कितना जोश आता होगा, कितनी उमंग होती होगी कि कोई त्यौहार पूरे 4 दिन तक चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। जनजाति, बच्चों, जनजाति वो होती है जो समाज से दूर रहती है, जो जंगलों में रहती है, या समाज हमारे शहर या गांव में न रह करके किसी ऐसे निर्जन स्थान पर रहती है जहां ना केवल कोई आता है और ना ही कोई जाता है। उनकी अलग संस्कृति होती है, अलग ही भाषा होती है, अलग ही उनका रहन सहन होता है। उन्हें ही हम जनजाति कहते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसी मार्च अप्रैल में मनाते हैं। बच्चों, संथाल और ओरांव ये दोनों ही जनजाति मानी जाती हैं और ये हमारे देश में ही झारखंड जैसे राज्यों में मिल जाती हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। बच्चों, एक साल का वृक्ष होता है, ये सीधा होता है, इसका तना बिल्कुल ही सीधा होता है। और कुछ आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, साथ में वो इस साल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ही खुशबूदार फूल आ जाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घंटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने सी बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। मेरे बच्चों, पहले घर कच्चे होते थे और अभी अगर देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश में हमें कच्चे घर देखने को मिल जाएंगे। उनको मिट्टी से लीपा जाता है और साथ में सुंदर सुंदर बेल बूटे उन पर बनाए जाते हैं और जनजाति लोग आपस में ग्रुप डांस करते हैं, इकट्ठे होकर वो नृत्य करते हैं।
आगे देखते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। बच्चों, वो जनजाति लोग, आदिवासी लोग घर घर जाते हैं और हर घर में जहाँ पर वो जाते हैं एक प्यारा सा फूल का पौधा लगाते हैं और वहाँ से चंदा मांगते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं चंदा क्या होता है। चंदे में अगर चंदा मांगते हैं बच्चों तो उसमें पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन ये लोग पैसे ना मांग करके कुछ अलग ही चीज़ें मांगते हैं। और वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। उसके बाद वो सब इन चीज़ों को इकट्ठा करके खाते पीते हैं और खेलते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। बच्चों, हमें पता है कि अप्रैल जनवरी के बाद जब धूप खिलने लगती है तो चारों तरफ हरियाली बिखरने लगती है। वृक्षों में छोटी छोटी कोंपलें निकलती हैं और पौधों पर सुंदर सुंदर फूल निकलने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इसे ही वसंत ऋतु कहा जाता है। और सारी धरती ऐसे लगती है मानो उसने हरी साड़ी पहन ली हो। ये लोग साथ में धान की भी पूजा करते हैं और कुछ धान वो संजो कर रख लेते हैं और उसको अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, तमिलनाडु ये दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है और यहाँ पर फसलों का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम पोंगल के रूप में जानते हैं। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुँचती हैं और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। बच्चों, खरीफ रबी की फसलें हमारे देश में पूरे वर्ष में 2 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। कुछ फसलें खरीफ की होती हैं तो कुछ फसलें रबी की होती हैं। जैसे चावल, अरहर, मसूर ये सब खरीफ की फसलें होती हैं और साथ में और जो फसलें होती हैं जैसे गेहूँ हुआ आपका, साथ में चना, इस तरह की फसलें रबी की फसलें मानी जाती हैं। और लोग नई धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर निकलने लगता है तो पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। बच्चों, ये त्यौहार पोंगल है और इसमें ये प्रथा होती है कि मिट्टी के बर्तन में कुछ दूध और उसके साथ चावल मीठा डाल करके उसे कुछ देर के लिए धूप में पकाया जाता है, न कि आग पर। और जब वे पक कर के बाहर निकलने लगता है तो वो अपनी भाषा में कुछ शब्द बोलते हैं। उसका आशय होता है कि खिचड़ी में उफान आ गया है या खिचड़ी बन गई है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है।
हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। बच्चों, गुजरात में भी फसलों के समय त्यौहार मनाया जाता है और उनकी एक विशेष प्रथा होती है, वो उस समय पतंग उड़ाते हैं, पतंगबाजी करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप सभी बच्चों को भी पतंग उड़ाना कितना अच्छा लगता है। सोचिए कि गुजरात में जब सभी समूह में आकर के पतंगे उड़ाते हैं तो कितना प्यारा आसमान लगता होगा। जिधर भी नज़र उठाएं केवल पतंग ही पतंग नजर आती है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। प्यारे बच्चों, कुमाऊं ये हमारे उत्तराखंड का ही एक स्थान है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड को 2 मंडलों में बांटा जाता है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। ये विशेष रूप से इस त्यौहार को कुमाऊं मंडल में घुघुतिया कहते हैं और वहाँ पर कुछ लोग आटे और गुड़ को गूंथकर उनसे कुछ खिलौने बनाते हैं और उनको तेल में तलते हैं। आगे देखते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ भुगत आओ, ले कौवा बढ़ो, मकई दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मकई दे जा सोने की छुरी। प्यारे बच्चों, ये कुमाऊनी भाषा का ही एक, या यूँ कह लीजिए कुमाऊं भाषा में ही कुछ वाक्य हैं जो वो इस प्रकृति रूपी त्यौहार के समय बोलते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने की। बिल्कुल, कहीं बच्चे इतने उत्साहपूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं। पूरा देश इस त्यौहार को मनाता है। फसलों के समय इस त्यौहार को सभी राज्य अपनी अपनी संस्कृति के अनुरूप मनाते हैं। कहीं दूध, चावल, गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। बच्चों, हम आपको बताएं कि मकर संक्रांति के दिन सभी व्यक्ति भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं और उस जल में तिल डालकर उनको अर्घ्य दिया जाता है। इससे कहा जाता है, या ये यूँ कह लीजिए कि ये मान्यता है कि इस अर्घ्य को देने के बाद सभी पापों का नाश हो जाता है और हमारी जो पितृ आत्माएं होती हैं वो शांत होती हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई त्यौहार और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, हमारा देश विविधता में एकता की शान रखता है। यहाँ सब अलग अलग होने के बाद भी सभी एक हैं। हर कदम पर यहाँ पे संस्कृति में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। किसी त्यौहार को हम कैसे मनाते हैं तो कुछ लोग उसी त्यौहार को अलग रूप से, अलग ढंग से मनाते हैं, लेकिन सभी का
आशय एक ही होता है, उत्साह एक ही होता है, जोश के साथ सभी त्योहारों को मनाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ और आशा है कि आपने इस पाठ को बड़े आनंद के साथ ग्रहण किया होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पाठ के माध्यम से हमने अपने देश में फसलों के समय मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में जाना कि किस तरह सभी राज्य फसल कटने के समय अपने अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप त्योहारों को मनाते हैं। कहीं पर उस त्यौहार को पोंगल कहा जाता है, तो कहीं पर मकर संक्रांति कहा जाता है, कहीं पर ओणम, तो कहीं पर बिहू। लेकिन सभी त्योहारों का आशय होता है सभी में एकता प्रदान करना। तो बच्चों, आशा है कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे और जो भी इस पाठ में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस।